नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आरोप है कि एसआईआर अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसरों यानी बीएलओ के सहायक के रूप में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों की नियुक्ति की गई। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकारी सूची साझा कर दावा किया कि कम से कम 4 नियुक्त व्यक्ति बीजेपी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल बताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे मतदाता के अधिकारों पर हमला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विवाद बढ़ने के बाद दतिया के जिला अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने माना कि 3 राजनीतिक रूप से संबद्ध नाम गलती से शामिल हो गए थे और उन्हें सूची से हटाया जा रहा है। एसडीएम से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। वहीं आरोपी व्यक्तियों ने बीजेपी या आरएसएस से जुड़े होने से इनकार किया। बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ मानवीय त्रुटि हो सकती है और प्रक्रिया निष्पक्ष है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचने की संभावना है, जिससे प्रदेश की राजनीति और गर्म हो सकती है। अमेरिका की हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी नई एप्स्टीन फाइल्स में कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी नेताओं और बिजनेसमैन अनिल अंबानी का नाम दिखता है। ये ईमेल और कैलेंडर 2019 या उससे पहले के हैं, जिनसे पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन भारत के नेताओं और बड़े उद्योगपतियों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में मोदी की दोबारा जीत के कुछ हफ्तों बाद एप्स्टीन मोदी और ट्रंप के पुराने सलाहकार स्टीव पैनन की मुलाकात कराने की कोशिश कर रहा था और चीन के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कर रहा था। दस्तावेजों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ 2014 से 2017 के बीच कम से कम 5 मीटिंग्स दर्ज हैं। वहीं 2017 के एक ईमेल में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ा आर्टिकल भेजा था। हालांकि सबसे अहम बात यह है कि इन पेपर्स में कहीं भी मोदी, बीजेपी नेताओं या किसी भारतीय का एप्स्टीन के सेक्स क्राइम से कोई संबंध नहीं बताया गया है। कांग्रेस ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है, जबकि भाजपा ने इसे झूठी और बोगस खबर बताया। प्रशांत भूषण जैसे वकील और एक्टिविस्टों ने अंबानी की ईमेल सोशल मीडिया पर शेयर किए। ये दस्तावेज एप्स्टीन के उस पैटर्न को दिखाते हैं जिसमें वह वैश्विक नेताओं के साथ संबंध बनाकर प्रभाव डालने की कोशिश करता था। मोदी की इस्राइल से नजदीकी और चीन विरोधी नीति से जुड़ा पूरा दस्तावेज अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं इन खुलासों ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएमसी को 28 नवंबर शुक्रवार को मीटिंग के लिए बुलाया है। यह बैठक सुबह 11 बजे होगी, जिसमें पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि और 4 अन्य सदस्य शामिल होंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने 23 नवंबर को आयोग से अपॉइंटमेंट मांगा था। यह बातचीत पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच हो रही है। बैठक का बैकग्राउंड ममता बनर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी ज्ञानेश कुमार को लिखा वह लेटर है, जिसमें उन्होंने 2 मामलों में तुरंत दखल की मांग की थी। पहला, जिला अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर डेटा एंट्री ऑपरेटर और बांग्ला सहायता केंद्र कर्मियों को एसआईआर और चुनावी कामों में न लगाने का निर्देश। दूसरा, निजी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पोलिंग बूथ बनाने का प्रस्ताव। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वह राजनीतिक दलों से नियमित रचनात्मक बातचीत का स्वागत करता है। बिहार की नई बनी कैबिनेट ने मंगलवार को पहली बैठक की और अगले 5 साल में राज्य के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का बड़ा लक्ष्य तय किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने बताया कि रोजगार बढ़ाने और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की योजना है, जिसके लिए डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिटनेस सिटी विकसित किए जाएंगे। राज्य को अगले 5 साल में बैक एंड हब और ग्लोबल वर्कप्लेस के रूप में तैयार करने के लिए खास कमेटियां बनाई गई हैं। स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार बढ़ाने के लिए भी अलग समिति बनाई गई है। मंत्रिमंडल ने बिहार को एआई के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन मंजूर किया। इसके अलावा सोनपुर, सीतामढ़ी समेत 11 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनेगी। 9 बंद चीनी मिलें शुरू होंगी और 25 नई मिलें लगाई जाएंगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बीच बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों की रिवर्स माइग्रेशन की खबरें चलने पर हलचल बढ़ गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मंगलवार सुबह मुर्शिदाबाद के दौरे पर निकले ताकि जमीनी हालात का खुद जायजा ले सकें। सोमवार को राज्यपाल बोस ने उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और पीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। राज्यपाल सोमवार रात
नदिया जिले के कृष्णानगर में रुके और मंगलवार सुबह राणा घाट से हजारदुआरी एक्सप्रेस लेकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार राज्यपाल स्थानीय लोगों से बात करेंगे, प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे और उन इलाकों का दौरा करेंगे जो संवेदनशील माने जा रहे हैं। कोलकाता में बोलते हुए राज्यपाल बोस ने कहा कि SIR एक बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग पूरे देश में लागू कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आए बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के वापस लौटने की खबरों पर कई तरह की व्याख्याएं हो रही हैं। राज्यपाल बोस बोले, मैं खुद जमीन पर हालात देखकर अपनी राय बनाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 10 गुना 20 फीट का त्रिकोणीय भगवा धर्म ध्वज फहराया और कहा कि सदियों के घाव और पीड़ा आज भर रहे हैं। इस कार्यक्रम के साथ मंदिर का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से पूरा हो गया। ध्वज पर तेजस्वी सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष अंकित है। मोदी ने इसे सत्य, धर्म, समर्पण और भगवान राम के आदर्शों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में गुलामी की मानसिकता से भारत को मुक्त कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो लोगों को अपने अंदर के राम को जगाना होगा। समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। भागवत ने इसे राम राज्य का ध्वज कहा, जबकि योगी ने मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया और राम मंदिर को 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक कहा। इस आयोजन को एक ऐतिहासिक और नए युग की शुरुआत के रूप में पेश किया गया। मंगलवार को अयोध्या में बने राम मंदिर पर भगवा ध्वज फहराए जाने पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिन है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी आत्मा को तृप्ति हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी यानी अशोक सिंघल को वहाँ शांति मिली होगी। उन्होंने अपना प्राण अर्पण किया और अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी मन में इच्छा करते रहे कि मंदिर बनेगा और आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। ध्वजारोहण हो गया, हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह के लिए समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को आमंत्रित नहीं किया गया, जिस पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि प्रसाद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह दलित हैं। इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लोकल सांसद को निमंत्रण न मिले, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री जब सरकारी कार्यक्रम में आते हैं तो वहां के सांसद का पहला हक होता है। इमरान मसूद ने यह भी कहा कि बीजेपी को सिर्फ राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही दिखाई देते हैं, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को भी अभी तक मंदिर दर्शन का न्योता नहीं मिला। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने निराशा जताते हुए कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाता तो वह नंगे पांव राम मंदिर जाते। उन्होंने कहा कि निमंत्रण न मिलने के बावजूद वह आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की मौत दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या थी। असम विधानसभा सत्र के पहले दिन ही जुबिन गर्ग की मौत पर चर्चा के लिए विपक्ष एडजर्नमेंट मोशन लेकर आया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह गैर इरादतन हत्या या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि साफ तौर पर मर्डर है। बता दें कि जुबिन गर्ग की मौत की जांच एक आयोग कर रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस सौमित्र सैकिया की अगुवाई वाले कमीशन ने 3 नवंबर से घटना के संबंध में बयान दर्ज करना और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट सौंपने की पहली डेडलाइन 21 नवंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 12 दिसंबर कर दिया गया है। गौरतलब है कि 52 साल के सिंगर कंपोजर की मौत 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में हुई थी। वो वहां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए हुए थे। मंगलवार को पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के पक्तिका, खोस्त और कुनार प्रांतों पर कथित हवाई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। इन हमलों में 9 बच्चों और एक महिला समेत 10 अफगानों की मौत बताई गई है, जबकि कई लोग घायल हुए। अफगान तालिबान के प्रवक्ता सबीहुल्लाह मुजाहिद ने हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और अफगान एयर स्पेस का खुला उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अपनी रक्षा करने का पूरा कानूनी अधिकार है और सही समय पर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने अब तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कतर और तुर्की की मध्यस्थता से लागू सीजफायर अभी जारी था। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के पेशावर में सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें 3 अफसर मारे गए। इस हमले में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP का शक जताया गया, जिसके कई नेता अफगानिस्तान में छिपे होने की बात कही जाती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.